हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक और इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेकर। इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ चाइना भी देखेंगे और उसके टसल क्या क्या हुए हैं इंडिया के साथ, जो जो उसके विरोध या जो भी उससे रिलेशनशिप डिस्प्यूट हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है एसएसबी लेक्चरेट के लिए, क्योंकि इसमें आपको ऐसे बहुत से फैक्ट मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं लेक्चरेट में और ग्रुप डिस्कशन में बहुत हेल्प करेंगे। और साथ ही इसमें ऐसे बहुत से आपको फैक्ट्स मिलेंगे जो आपको किसी भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, एफकैट या कोई भी एनडीए से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आपको सबसे रिलेटेड इसी में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके बाद आपको, मुझे लगता है, इंडिया और चाइना के हिस्टोरिक रिलेशंस को जानने के लिए किसी और वीडियो या किसी और सोर्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। हाँ, जो रिसेंट में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया के इश्यूज को लेकर हो या इंडिया चाइना के इशू को लेकर है, वो सब आपको करंट अफेयर की वीडियो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इंडिया और चाइना रिलेशंस के साथ। तो हिस्ट्री ऑफ चाइना, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ चाइना से शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ चाइना और इंडिया। सबको पता है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, और चाइना इंडिपेंडेंट हुई थी 1949 में। ताइवान जो एक आइलैंड नेशन है, आप सबको पता होगा ताइवान क्या है इस टाइम पे, तो इसका बहुत इशू है चाइना के साथ। चाइना उस पर क्लेम करता है, लद्दाख और सिक्किम के साथ साथ। तो जो जापान से चाइना को वापस मिल गया था 1945 में। पहले वो जापान के कंट्रोल में था वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर सेकंड आप सबको पता है कि 1941 से 1945 तक चली है। 1941 से 45 में ये ख़त्म हो गई थी। तो 1945 में ताइवान चाइना को मिल गया जापान से। और जो एक कम्युनिटी है उनकी, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, जो आपको पता है इस टाइम वहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी है। वहाँ पे क्या है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। इसी के जो वो है लीडर है इस टाइम, शी जिनपिंग, सबको पता है। वो जो पार्टी फाउंड हुई थी 1921 में, वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होते, बस शी जिनपिंग किसी और को रिकमेंड कर देंगे, वो लीडर बन जाएगा, ऐसे ही चलता रहता है। तो और जो पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, जो इस टाइम चाइना की ऑफिशियल आर्मी है, ये है पीपल लिबरेशन आर्मी। ठीक है, इसका नाम है पीएलए। ये भी रिवॉल्यूशनरी विंग ही है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। जहाँ पे भी मैं अब सीसीपी लिखूंगा, आप अपने आप समझ जाना कि ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को रेफर कर रहा हूँ। ये एक एब्रीविएशन है। अब एब्रीविएशन क्या होता है, ये उसी वर्ड को एक छोटा करके लिखे जाते हैं। इसी का एक सिनोनियम होता है मिटिगेट। इंग्लिश का एक सिनोनियम है, कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, मिटिगेट करना। मैं इसे पेन का कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। मिटिगेट या एब्रीविएट, इसका दोनों का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना। सॉरी, आप इन सबको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनका मतलब है शॉर्ट फॉर्म में लिखना या किसी को शॉर्ट कर देना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई इंडिया और चाइना के इंडिपेंडेंस के बारे में। आगे चलते हैं। अब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ एक, जैसे हर जगह पे इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्यूशन था, कम्युनिस्ट ने अपना रिवॉल्यूशन करा 1948 में। बैटल ऑफ लेओसी हुई चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में। और 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग जो था, माओ जेडोंग पढ़ेंगे इसको, वो उस टाइम का लीडर था वहाँ पर। उसने फाउंड किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये था कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट मतलब कि सिंपल सी बात है, कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और उसने चाइनीज़ नेशनल पार्टी को हराकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्या है ये, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी की फाउंड किया है, स्थापना की। तो इसका मतलब जो मेन लैंड चाइना का है, वो इस टाइम पीआरसी है। वो सिर्फ चाइना नहीं है, उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जबकि जो नेशनलिस्ट पार्टी थी जो हार गई थी, सॉरी यहाँ पे नेशनलिस्ट की स्पेलिंग गलत है, टाइपिंग एरर है थोड़ा। नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे चियांग केशक, उन्होंने क्या किया, वो ताइवान चले गए और वहाँ पर उन्होंने बनाया रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ताइवान का ऑफिशियल नाम आपको पता चला अभी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये ताइवान का ऑफिशियल नाम है। और वो चाइना का ऑफिशियल नाम क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 1971 में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया कि पीआरसी, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, जो माओ जेडोंग ने फॉर्म की थी, उसे रिकॉग्निशन दे दिया और रिपब्लिक ऑफ चाइना से उसकी यूएनएस से सीट भी हटा ली और इसकी जगह ट्रांसफ़र कर दी इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और काउंसिल की सीट, सिक्योरिटी काउंसिल सीट।
ठीक है, तो इंडिया ने भी पीआरसी को रिकॉग्नाइज कर लिया। वो तो कर लिया था 1954 के पंचशील एग्रीमेंट, 1952 में सॉरी, पंचशील एग्रीमेंट तो बाद में हुआ है 1954 में। और इसने जो एस्टेब्लिश करे रिलेशंस, ताइपी, ताइपी क्या है, ताइपी कैपिटल है किसकी, ताइवान की। ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे साथ में इसके। तो ताइपी कैपिटल है ताइवान की, उसने इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जैसे कि एम्बेसी वगैरह स्टार्ट किए 1995 में। तो आपको डिफरेंस पता चला कि ताइवान, चाइना क्यों क्लेम करता है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है, क्योंकि वो रियल में उसका हिस्सा है, बस चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने वहाँ पर कब्जा कर लिया था, या उसने जो ताइवान था उसे अलग कंट्री बनने में मजबूर कर दिया, किसकी वजह से, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, ये बात समझ में आई। बैटल ऑफ लियोसी कहाँ हुई थी, 1948 में, कब हुई थी और किसके बीच में होती है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है कि ताइवान जापान से लिया था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनी थी, और पीएलए भी उसी का पार्ट है। ओ सॉरी, जूम नहीं करना। चल तो आगे चलते हैं। अब हुआ पंचशील एग्रीमेंट 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में। ये एक एग्रीमेंट हुआ म्यूचुअल कोऑपरेशन को लेकर, इंडिया और चाइना ने साइन किया, सपोर्ट करेंगे ईच अदर को, वॉर, इंटरनेशनल इशू, पॉलिसी और अदर बहुत सारे ट्रेड सपोर्ट ये लिखे हुए हैं। म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के लिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, मतलब किसी के काम में, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। और सबसे बड़ा जो इसका वो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस का। ये हुआ था 1954 में 28 अप्रैल में। ठीक है, चाइना ने पहले, जो जवाहरलाल नेहरू ने इधर से साइन किया था इंडिया की तरफ से, तो उस टाइम वो चाहते थे कि कम से कम 20 साल के लिए वो हो, जो एस्टेब्लिश हो ये जो पंचशील एग्रीमेंट है, इसके जो प्रिंसिपल है 5, इसलिए इसे पंचशील कहते हैं। शील मतलब शांति, पीस, और पंच मतलब 5, 5 पीस सिंबल्स, ये सब है। तो वो तो चाहते थे कि 20 ईयर्स के लिए हो ये, पर ये क्या चाहता था, चाइना ने कहा कि हम इसे पहले 6 साल के लिए रखेंगे और उसके बाद इंक्रीज करते रहेंगे। तो अब आपको एक बात और पता होगी, तिब्बत वाली, सबको पता है कि तिब्बत एक बफर स्टेट था चाइना, क्योंकि चाइना उस टाइम रशिया के सपोर्ट में था और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। और वो ब्रिटिश इंडिया हमेशा एक बफर स्टेट रखना चाहती थी अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे वो डायरेक्ट रशियन प्रो स्टेट के बीच में ना आए, को बीच में बोल रहा हूँ, सॉरी, इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। तो 1951 से एनेक्सेशन चल रहा था, धीरे धीरे 1959 में टोटली ख़त्म हो गया। और पंचशील एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, तो हमें रिकॉग्निशन देना पड़ा तिब्बत को, कि ये तिब्बत चाइना का ऑटोनोमस हिस्सा है, इंटीग्रल हिस्सा है। ऑटोनोमस से पहले था, ऑटोनोमस का मतलब है जो अपने कंट्रोल में है, या डेमोक्रेटिक या ऑटोनोमस एक ही बात है। वैसे एक बात भी नहीं है, ऑटोनोमस का मतलब कोई राजा हो, डेमोक्रेटिक का मतलब है बिना किसी राजा के। और जो अभी है वो है एक कॉलोनी, किसकी, चाइना की। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, ऑटोनोमस और डेमोक्रेटिक में अंतर। ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट के थ्रू हमें इसे रिकॉग्निशन भी दे दी। तो चाइना ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया परजिक्यूशन करना। परजिक्यूशन का मतलब है अत्याचार। ये वर्ड परजिक्यूटेड, इसकी वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है या फिर पास्ट टेंस में है। नेटिव तिब्बतियन, नेटिव का मतलब होता है जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो एक मोदी जी का वो नहीं चल रहा है लोकल फॉर वोकल वाला नारा, तो नेटिव का मतलब जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं। एक वर्ड होता है नेव, ये भी आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, नेटिव और नेव, ये दोनों देखने में सेम लग रहे हैं पर टी का डिफरेंस है। इसका मतलब होता है कि अभी नौसिखिया, न्यू कमर, या नूब जो बोलते हैं आप, पबजी वाले होंगे तो नूब जो होता है उसे नेव बोलते हैं। ठीक है, तो दलाई लामा ने क्या किया, दलाई लामा कौन थे, तिब्बत के हेड थे। तिब्बत एक प्रीस्ट के द्वारा रूल की जाने वाली कंट्री थी, और जो उनके हेड का नाम था वो था दलाई लामा। ये कोई एक हेड नहीं है, ये जो एक, जैसे राजा होता है ना, तो राज एक उसी की तरह की पोस्ट है, ये उसी की तरह की पोस्ट है, ये बदलती रहती है। जैसे अब कोई बंदा दलाई लामा है, उसने कोई नेक्स्ट को वो करा, अपने उसको मतलब चूज करा, तो वो भी उसका नाम वो भी दलाई लामा ही हो गया। तो ये एक तरीके से एक वो है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, कि वो जो भी बंदा आएगा वो प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा। ठीक है, तो वो धर्मशाला आ गए, धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में आ गए।
चाइना ने चाइना को मौका चाहिए था, क्योंकि उसे वो तिब्बत को तो कब्जा आ चुका था, अब उसे आगे आना था। तो उसने इसी बात को लेके इंडिया को एक्यूज कर दिया कि उसने पंचशील एग्रीमेंट को वॉयलेट कर दिया। कि क्यों? क्योंकि उसने दलाई लामा को इंडिया में रुकने की जगह दे दी और उसने अटैक कर दिया 1962 में। हाँ, उसके बीच में थोड़ी वो हुई, टॉक हुई, कुछ राउंड ऑफ टॉक जैसे अभी चल रही है ना, को कमांडर्स लेवल राउंड ऑफ टॉक, ऐसी राउंड ऑफ टॉक्स हुई। उन्हें 2 साल लगे लगभग, और फाइनली 1962 में उन्होंने हम पर अटैक कर दिया। अब चाइना अटैक्ट इंडिया और वो पहले से ही रिफ्यूज कर रहा था, मैकमोहन लाइन को मानने से। अब मैकमोहन लाइन क्या है, ये मान लीजिए, ये इंडिया की थोड़ी डायग्राम तो खराब ही बनेगा मेरा, पर आप समझ जाएंगे आई होप। ये इंडिया है, ये इधर है लद्दाख, ये आपका यूपी वाला और उत्तराखंड वाला एरिया है, ये नेपाल है, ये सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे। तो जो मैकमोहन लाइन है वो है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, LAC। मैकमोहन लाइन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है। वो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है, पर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में। और LAC है यहाँ पर, ये पूरा एरिया जो यहाँ पे अक्साई चीन वाला एरिया है अंदर। अक्साई चीन चाइना ने कब्जा लिया था 1962 के वॉर में ही, ठीक है। और उसने कई सारे एनेक्स किए थे पार्ट अक्साई चीन के, और अरुणाचल प्रदेश का भी इतना एरिया जो है ये अरुणाचल प्रदेश का ही चाइना के कंट्रोल में है अब भी, जैसे यहाँ पे लद्दाख है, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता ज़्यादा। अब इसमें हमें पता चला माओ जेडोंग की एक 5 फिंगर स्ट्रेटजी है। माओ जेडोंग आपको पता ही चले गया कौन है, जिसके अकॉर्डिंग तिब्बत जो है उनका वो एक सिर्फ पाम है, एक जैसे हाथ होता है ना, ये इसी टाइप की स्ट्रेटजी है, 1 2 3 4, ये इस टाइप की है। तो ये तो है तिब्बत। और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल और भूटान है फिंगर्स, 5 फिंगर होती है ना। तो ऐसे ये 5 एरिया के नाम है। इन्हें अगर इन्होंने अगर अपने अंडर ले लिया तो इनका मेन लैंड चाइना बन जाएगा। तो इसीलिए ये अटैक करते रहे, और बहुत हमारे सोल्जर्स बहुत ही ब्रेवली लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए बहुत सारे सोल्जर्स हमारे। पर उसको हमने कभी अपने मोटिवेशन को कम नहीं होने दिया उस वजह से, और आज भी हम वहाँ पे डटे हुए हैं। इसीलिए हम अपने सोल्जर्स को सैल्यूट करते हैं। तो ये थी हमारी इंडो साइनो वॉर ऑफ 1962। यहाँ पे साइनो देख के कंफ्यूज नहीं होना है, साइनो मतलब चाइना ही है, ठीक है। इंडो मतलब इंडिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद 1967 में फिर से स्कर्मिश हुए। स्कर्मिश, अब स्कर्मिश समझ लीजिए क्या होता है। स्कर्मिश मतलब होता है छोटे झगड़े। इसी के अगर मैं स्कर्मिश, इसी का वो एक सिनोनिम होता है टसल, एक होता है ब्रॉल, फाइट, क्वेरल, ठीक है। ये सब सिनोनिम है छोटे झगड़ों की, ठीक है। इन्हें भी आप लिख लीजिए। आपके ये सब वोकेबलरी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में वोकेबलरी में पूछ ही लेगा सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में। अब फिर आप अगर इसी तरह याद रखते रहेंगे तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा, आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर वर्ड जो आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके पहले ही कहीं ना कहीं सुने हुए हैं। तो इसी तरीके से वोकेबलरी याद हो जाती है, आपको स्पेशली रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बैठ के रट रहे हो 10-10 घंटे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो 1967 में फिर से स्कर्मिश हुई, जैसे नाथुला पे और चोला इंसिडेंट। ये चोला और नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। नाथुला एक पास है, दर्रा बोलते हैं उसको हिंदी में, ला तिब्बत में पास को बोलते हैं, इसीलिए इसका ना लगाते हैं। ये सिक्किम में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है नाथुला कहाँ है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, शायद पलटन नाम है, पलटन नाम है। उसमें अर्जुन रामपाल और सोनू सूद वगैरह जैसे बड़े बड़े एक्टर भी हैं। तो 1987 में इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड दे दिया। उससे पहले वो एक ऑटोनोमस प्रोविंस था। जैसे आपको पता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे 3 तरह के स्टेट्स बटे थे, जो इंडिया में मिलना चाहते थे, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और जो खुद ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। ये इंडिया है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जैसे, और कश्मीर और जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो धीरे धीरे करके वो इंडिया में ही मिल गए। तो लास्ट कब मिले, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था हमारा 1957, जिसके अकॉर्डिंग हमारे स्टेट्स डिवाइड हुए थे, उसके भी बाद तक मिले थे, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, ये आप लिख सकते हैं चाहे तो। ये आया था 1956 में। और पहला स्टेट कौन सा बना था इसके अकॉर्डिंग, आंध्र प्रदेश। किस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। कौन सी कमेटी के अकॉर्डिंग, फजल फजल अली कमेटी। इससे पहले एक एवीपी कमेटी भी हुई थी और एक धर कमीशन भी हुई थी, पर इन्होंने दोनों ने कहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करना अच्छी बात सही नहीं रहेगा, क्योंकि इससे लोगों में वो आ सकती है, डिफरेंस आ सकते हैं। पर फिर फजल अली कमेटी ने कहा कि नहीं सही रहेगा, तो तब हुआ था आंध्र प्रदेश 1956 में। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। 1976 में स्टेटहुड दे दिया गया सिक्किम को। ये तो आपको पता है, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये एक ऑब्जर्वर स्टेट बना था सिक्किम भारत का। और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, इससे ये एक स्टेट बन गया था। कौन सा, सिक्किम। ये लिख लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है। 35th को CAA में क्या हुआ था, 36th CAA में क्या हुआ था, ये कौन सा CAA सिक्किम से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एग्रीमेंट कौन कौन से हुए इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी सारे एग्रीमेंट हुए हैं। जैसे पंचशील तो मैंने आपको बता ही दिया है 1954 का। एक एग्रीमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी 1996 में हुआ था। और एक डिक्लेरेशन हुआ था प्रिंसिपल्स पे रिलेशन कॉम्प्रिहेंसिव को, मतलब इसमें चाइना ने सिक्किम को एक एज अ स्टेट ऑफ इंडिया और रिकॉग्नाइज कर दिया था कि हाँ सिक्किम इंडिया का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, कुछ एग्रीमेंट हुए, वैसे तो काफ़ी सारे एग्रीमेंट हुए इसके अलावा भी, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा कि अगर ये एग्रीमेंट के कब कौन से ईयर में हुए थे या फिर इनसे क्या क्या हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डोकलाम स्टैंड ऑफ रिसेंट में आए अगर हम, तो रिसेंट में इसके बाद जैसे जैसे ये हुई ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये 1962 और इसके बाद नेक्स्ट 20 ईयर्स हमने कोई भी ट्रेड से रिलेटेड कोई भी रिलेशन नहीं रखा हमने चाइना से। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हुई, तब ये 67 की बैटल हो गई। इसके बाद फिर बंद रहा वो 2010 तक। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, तो 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया। अब डोकलाम स्टैंड ऑफ क्या है देखते हैं। ये डोकलाम एक एरिया है, ये रहा इंडिया, ये भूटान, ये चाइना। चाइना मतलब तिब्बत वाला चाइना। और इसी एरिया में ये है डोकलाम रीजन। तो तीनों के ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया से भी जुड़ा हुआ है, चाइना से भी और भूटान से भी। तो चाइना क्या कहता है कि डोकलाम हमारा एरिया है। ये तो इसका आदत है हर एरिया को अपने घर में घुसाने की कोशिश करना है, अपने घर को इतना फैला देना। हमें भी बात करेंगे चाइना ऐसा करता क्यों है, हमें भी बात करेंगे कि चाइना ऐसा करता क्यों है। और इंडिया क्या मानता है कि एक भूटानीज कंट्री टेरिटरी है, मतलब ये भूटान की एरिया है। ठीक है, ये भूटान आपने मैप में देखा ही होगा, इसके ऊपर इंडिया है, ये इधर चाइना है तिब्बत वाला। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया, यहाँ पे रोड बनानी शुरू कर दी चाइना के PLA वाले। PLA जो उनकी पीपल लिबरेशन आर्मी है, किसकी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। कब बनी थी, 1921 में। लड़ाई कब हुई थी, 1948 में। इन्होंने सरकार बना ली थी 1949 में। और जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसे भागना पड़ गया था कहाँ पे, ताइवान में। उन्होंने वहाँ पे जाके क्या बसा लिया था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो सॉरी रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो एक कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे, इन्होंने क्या बना लिया था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ये बात याद रहेंगी, अभी अभी हमने बात करी है सब सारी है। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया, रोड बना दी। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा नहीं हम भूटान के सपोर्ट में खड़े होंगे, क्योंकि हमारा भी बॉर्डर लगा हुआ है यहाँ से। तो इंडिया भूटान के सपोर्ट में आर्मी लगा दी यहाँ पे इस एरिया में, भूटान के अंदर से जाके इस एरिया में पूरे में। तो चाइना ने क्या किया, पिलग्रिम्स होते हैं हमारे जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ यात्री, वो यहाँ से जाते हैं ऐसे। शिव किला क्या है, जैसे नाथुला बताया ना, ऐसे शिव किला भी है, वो हिमाचल प्रदेश। हाँ, वो आता है इंडिया में, उसके थ्रू सतलुज आती है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है सॉरी। सतलुज रिवर इंडिया में एंटर करती है और वो जाता है, उसी के थ्रू जाते हैं ऐसे मानसरोवर में, यहाँ पे तिब्बत में होते हुए मानसरोवर, जो कैलाश रेंज के माउंटेन्स है। ठीक है, तो वहाँ पे बंद कर दिया जाना। तो इसके लिए 17 डे लंबा, मतलब 17 डे लोग स्टैंड ऑफ रहा इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। जैसे अभी उसमें चला था ना
क्या बोलते हैं उसको, पेंगोंग सो लेक के पास लद्दाख में, ऐसा ही एक स्टैंड ऑफ रहा। तो ये स्टैंड ऑफ वाली बहुत पुराना टाइम से चल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये जैसे जैसे कोई इशू बड़ा होता है तो हमारी न्यूज़ उसे कवर करना शुरू कर देती है। वो चलता ही रहता है हमेशा। जैसे गलवान वैली वाला स्टैंड ऑफ है, ये है देखो, ये इंडिया, ये चाइना इंडिया यहाँ तक है, और चाइना ने यहाँ तक कब्जा किया हुआ है। कब? 1962 की वॉर में। पाकिस्तान यहाँ पे आया हुआ है, पीओके, ये पीओके है आपका, और ये एरिया था तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ही, पर इसने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। अब देखो, हमारी लैंड हमसे बिना पूछे चाइना को गिफ्ट कर रहा है कौन? पाकिस्तान। अजीब ही चल रहा है इन लोगों का। तो खैर छोड़िए। तो यहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक सेकंड, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये जो रेड लाइन है ये चाइना के अकॉर्डिंग है, और इंडियन लाइन, ये ग्रीन लाइन, यहाँ पे इंडियन आर्मी है। तो ये देखिए गोल्ड, ये दिखा हुआ है ना, दौलत बेग गोल्डी, ओ सॉरी, ये लिखा हो दौलत बेग ओल्डी, ये इंडिया का हाईएस्ट क्या है, एयरपोर्ट है। ठीक है, यहाँ तक रोड बना रही है BRO। BRO कौन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर के आसपास के एरिया में रोड बनाती है। अच्छा, तो ये बॉर्डर के आसपास ही बनाएगी? जी हाँ। बाकी एरिया में कौन बनाएगी? अगर स्टेट के अंदर है, या स्टेट के अंदर से, स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट है। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट का मतलब, इंट्रा देख लो, इंट्रा और इंटर में अंतर, ये है इंट्रा। ये जनरली दो चीज़ों के बीच में बात करते हैं, जैसे इंटर मोलिक्यूल, इंट्रा मोलिक्यूल। तो अगर एक मोलिक्यूल से स्टार्ट हो गए उसी मोलिक्यूल में जा रहे हैं, या एक स्टेट से स्टार्ट हो गए उसी स्टेट में जा रहे हैं। जैसे हम यूपी के लखनऊ से शुरू हुए और इधर वहाँ कहाँ तक गए, नोएडा तक चले गए, या नोएडा छोड़ो आप, गाज़ियाबाद तक चले गए, तो यह है इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट क्या होता है? जब आप एक स्टेट से शुरू होकर दूसरे स्टेट में जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इंग्लिश के टर्म्स हैं ना, आप धीरे धीरे समझते रहेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये अगर इंट्रा स्टेट है तो बनाएगा कौन? स्टेट अथॉरिटीज जो होती है। ठीक है, और अगर है इंटर स्टेट तो कौन बनाएगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और बॉर्डर के आसपास BRO। ये बात समझ में आ गई? तो पेंगोंग सो लेक के आसपास, ये पेंगोंग सो लेक के आसपास फिंगर एरिया है, उनमें स्टैंड ऑफ हुआ था। हमारे 20 सोल्जर्स मार्टेर हुए थे, शहीद हुए थे, जिसमें कर्नल संतोष बाबू थे जिन्हें वीर चक्र मिला था बाद में, और 43 सोल्जर्स चाइनीज़ भी मरे थे। ऐसा अनऑफिशियली कहा गया है, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट करा था, पर 43 उनकी ऑफिशियल डाटा में नहीं है, पर अनऑफिशियली 43 अनऑफिशियली हम कह रहे हैं, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही मरे, और मरे ही होंगे। ऐसे थोड़ी हमारे सोल्जर्स को वो मारेंगे और हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आगे चलते हैं। गलवान स्टैंड ऑफ के बारे में पता चल गया आपको, और देखते हैं यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया। इसी में यही अभी इसी पे 17 को कमांडर्स। अब ये को क्या है? कोई को नहीं है, मैं को लिख दिया है, कोप्स है, इसे को बोलते हैं। पूरा को कमांडर लेवल की टॉक चल रही है। ठीक है, और देखते हैं। ये बात आपको सारी समझ में आ गई होगी कि कैसे इंडिया के रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, पर यहाँ पर अगर पॉइंट्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, और खासकर SSB लेक्चरेट वगैरह में ग्रुप डिस्कशन के लिए इनसे अच्छे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं चाइना की स्ट्रेटजी क्या है। चाइना क्यों ऐसा कर रहा है कि वो पहले वो करता है, अटैक करता है, फिर उसे वो कर लेता है अपने अंडर, और धीरे धीरे वो उसी का हो जाता है। तो सबसे पहले उनकी स्ट्रेटजी आती है कार्टोग्राफिक एग्रेशन। मतलब ये कार्टोग्राफी, कार्ट क्या होता है, कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्ट, ओ सॉरी गलत लिखा गया, सीरियस करते हैं। कार्टोग्राफी बना होता है मैप से रिलेटेड, एनीथिंग, या फिर मेकिंग ऑफ मैप, मैप नक्शा। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, इस मैप से संबंधित। एग्रेशन का मतलब आप जानते हैं, मतलब इन्वेजन बोल दो उसे, गुस्सा बोल दो, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। तो मतलब पहले तो अपने एरिया में, अपने पार्लियामेंट में मैप पास कराते हैं उस एरिया का, और फिर बहुत उससे उसका प्रमोशन करते हैं, हर इंटरनेशनल मीडिया पे उसे उठाएंगे, हर जगह उसी की बात करेंगे कि ये हमारा मैप है, ये एरिया हमारा है। इस तरह करके लोगों के मन में डाल देते हैं। और आप भी सोचिए, अगर एक ही बात आपको कई बार बताई जाएगी तो आप भी एक बार को मानी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी,
और फिर आप कभी ना कभी उस बात को मान ही लोगे, अब नहीं 2 साल बाद सही। तो यही चाइना करता है, इसीलिए वो कार्टो पहले मैप पास कराता है, फिर वहाँ पे अटैक कर देता है और उसे एरिया को अपने अंडर ले लेता है। ये इसकी बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है और ये अब भी इसी पे काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाम और 5 फिंगर वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई दी। ये है सलामी स्लाइस स्ट्रेटजी। कहीं जो जोग्राफिस्ट हैं या पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन है, उनका ये मानना है कि चाइना इस पे भी काम करता है। ये क्या है, एक किसी एरिया को मान लो आपको कब्जाना है, तो ऐसे एक बार में नहीं, ऐसे टुकड़ों में कब्जाओ। जैसे मटन वगैरह का स्लाइस करते हैं ना छोटे छोटे मीट के, तो उसी तरीके से स्लाइसिस में वो करो अपने अंडर। धीरे अगर एक साथ करोगे तो बहुत बड़ा इशू बनेगा, सब लोग की नज़र जाएगी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करो। मान लो आपको इतना बड़ा, इतने मतलब 10 पेज लिखने हैं, अब एक दिन में 10 पेज लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, पर धीरे अगर रोज एक एक लाइन भी लिखते रहे तो कभी ना कभी तो 10 पेज पूरे होंगे और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी बर्डन नहीं पड़ेगा। तो इसी स्ट्रैटेजी पे काम करता है चाइना। धीरे धीरे अंदर आ रहा है, डायरेक्ट उस वो ताइवान को अटैक नहीं करेगा, धीरे धीरे अटैक करेगा। पहले उसकी वो बनाएगा, पूरी स्ट्रैटेजी बनाएगा। ठीक है, एक है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। जैसे इंडिया का मैप है, ये इंडिया का वो है कोस्ट लाइन वाला मैप। तो यहाँ पे जहाँ भी जगह मिल रही है वो अपने, यहाँ पे हम्बनटोटा श्रीलंका है, यहाँ पे उसमें हम्बनटोटा जो वो है, को हम्बनटोटा क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट, पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट है इधर मलेशिया इंडोनेशिया में। इधर इसका जो ग्वादर ग्वादर पोर्ट है, उससे वो एक तरीके से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो उसको वो बोल रहा है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। पल्स मतलब होता है मोती वैसे तो, और स्ट्रिंग होता है धागा। तो एक धागा बना रहा है इंडिया को घेरने के लिए। अब इंडिया भी इसके इसलिए चुप नहीं बैठा। इसके रिप्लाई में इंडिया ने क्या है, नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहा है। नेकलेस आपको पता है गले की माला होती है, और डायमंड भी पता है। उसने जैसे यहाँ पे क्या ले लिया, चाबहार पोर्ट है यहाँ पे, हम्बनटोटा सॉरी कोलंबो कोलंबो लिया है चाइना ने, हम्बनटोटा इंडिया का पोर्ट है। और इंडिया यहाँ पे भी, और अंडमान निकोबार है यहाँ पे लक्षद्वीप है। इन्हें काउंटर करने के लिए इसने भी ये बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अब सी पैक क्या है, सी पैक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे तो कोई फ़र्क पड़ने का नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक कॉरिडोर ये क्या है, इसमें जो चाइना से के शिनजियांग से लेके पाकिस्तान का जो भी पोर्ट बताया ना मैंने आपको, ग्वादर पोर्ट, वहाँ तक एक रोड बनाई जा रही। कहाँ से, शिनजियांग से लेके वो रोड बनाई जा रही, इससे ट्रेड में आसानी हो सके। और ग्वादर से फिर वो ईस्ट, वो वेस्ट में भी जा सकता है, सेंट्रल एशिया में भी जा सकता है। पर क्या प्रॉब्लम है, बीच का एरिया ना हमारे गिलगिट बलूचिस्तान, गिलगिट रीजन से पास होके जा रहा। गिलगिट रीजन कौन सा है, वो है पीओके में। इसलिए इंडिया इसका अपोज कर रहा है, क्योंकि वो भले ही पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पर है तो इंडिया का हिस्सा। इसलिए आप हमारे परमिशन के बिना हमारी रोड कैसे, हमारे एरिया में रोड कैसे बना सकते हो। तो इसीलिए इंडिया इसका अपोज कर रहा है, और इसीलिए एक डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है किसके बीच में, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। और हाँ, ये BRI, इसको मैं साफ कर देता हूँ, एक सेकेंड। आपने लिख लिया होगा, नहीं तो फिर आप दोबारा से थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। ये है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का है, उसके अंडर है ये। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है। BRI जो बना रहा है, प्रोजेक्ट है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वो BRI एक तरीके से क्या है, नया सिल्क रूट है। सिल्क रूट तो पता है आपको सबको, पहले के टाइम में सिल्क की व्यापार करने के लिए सिल्क रूट बनाया था चाइना ने, ये वही है। अब वो नया बना रहा है, इसमें नेवल वेरिएंट भी होगा और लैंड वेरिएंट भी होगा। तो अब इंडिया की स्ट्रेटजी, क्वाड बनाया इंडिया ने, सबको पता है क्वाड के मेंबर कौन कौन से हैं। एक तो इंडिया है, US USA अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, और कौन सा है बताओ। इंडिया है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इसका आंसर लास्ट में दे के जाऊँगा। पर
ठीक है। और मिलिट्री प्रिपरेशन भी आपको पता है कैसी कर रहा है इंडिया इस टाइम में। तो आप अभी वीडियो के इसमें कमेंट कर दीजिए कि इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और चलो मैं बता देता हूँ जापान। आप मुझे कमेंट में, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये देखिए आपने, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 कंट्री है। इन चारों के साथ, क्वाड के साथ एक मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज करता है। कौन? इंडिया। उस नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ। वो पहले तो सिर्फ यूएसए के साथ थी, फिर धीरे धीरे इनके साथ भी होने लगी, और अब पूरी क्वाड के साथ होती है वो। उस नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे यही है। थैंक यू, इतना ही था यहाँ पे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट करो, मैं जल्दी से जल्दी उस कमेंट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ऐसी ही वीडियो आपको अगर और चाहिए तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कराइए। हमारी ऐसी ही वीडियो आगे भी आती रहेंगी जिसमें आपको और भी नई नई बातें सीखने का मौका मिलेगा। और साथ में हमारी कोर्स रिलेटेड वीडियो भी चलती रहेंगी, जैसे मैथ्स की आई थी और इंग्लिश की आई थी, ऐसी ही पॉलिटी की वीडियो भी जल्दी आएगी। और एट द लास्ट, थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम।